नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, कोविड-19 जैसी सिचुएशन हम में से किसी ने नहीं देखी थी और हम सब ने कुछ ना कुछ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी महसूस की है। तो दोस्तों, हम ऐसा क्या करें कि ये सिचुएशन को हम आगे हैंडल कर पाए। तो हमें कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में भी। तो दोस्तों, आइए इसी टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है टर्म प्लान। दोस्तों, टर्म प्लान क्या होता है कि मानिए अगर किसी अनवांटेड सिचुएशन की वजह से कोई अकस्मात किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक अमाउंट मिल जाता है जिससे कि उसका आगे चल के उसके परिवार का गुजर बसर हो सके। तो दोस्तों, कहा यह जाता है कि जो भी आपकी सालाना इनकम है उसका 20 गुना आपको कम से कम टर्म प्लान कराना चाहिए। सपोज कीजिए आप साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं तो उसका 20 गुना मतलब 1 करोड़ रुपए का आपको कम से कम टर्म प्लान कराना चाहिए। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं, कभी इबोला आया तो आज कोविड-19, हर साल कोई ना कोई नई बीमारी आती है। तो हम नौकरी वालों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक साथ 5, 7, 10 लाख रुपए खर्च कर सकें। तो हम सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है दोस्तों। तो हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली फार्मूला क्या कहा जाता है कि अगर आप 2 व्यक्ति हैं तो मिनिमम 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए, मतलब 2.5 लाख रुपए पर व्यक्ति। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं तो आपको 10 लाख का इंश्योरेंस कराना चाहिए। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है मॉर्गेज इंश्योरेंस। दोस्तों, हम सब पे सबसे बड़ा जो लोन होता है वो होता है होम लोन। तो अगर सोचिए कि अगर कोई अकस्मात मृत्यु की स्थिति में उस होम लोन का पैसा अगर आपको परिवार को देना पड़ जाए तो वो कहां से लाएंगे। तो दोस्तों, आप अपना होम लोन लेते ही उसके साथ में उसका इंश्योरेंस कराइए जिसको मॉर्गेज इंश्योरेंस बोला जाता है, ताकि आपके भगवान न करे आपकी अगर कुछ आपके साथ गलत होता है तो आपके परिवार को आपके उसके बाद पछताना ना पड़े। दोस्तों, उसके बाद आता है एक रिटायरमेंट प्लान। दोस्तों, हम सबको समय के कमाने के साथ साथ ही अपने रिटायरमेंट का भी प्लानिंग करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई है एनपीएस। इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है और इसमें एक लॉक इन पीरियड है कि आप 60 साल से पहले इसमें पैसे नहीं निकाल सकते हैं। 60 साल के बाद में ही आप इसमें निकालते हैं। उसमें भी 2 डिवीजन होते हैं कि आप 60% पैसे ले सकते हैं और बाकी 40% का आपको पेंशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, रिटायरमेंट प्लान भी मस्ट है। इसके बाद दोस्तों, कोविड-19 ने हम लोगों को एक चीज तो दिखा दी कि कुछ भी परमानेंट तो है नहीं। नौकरी भी जिसमें हमारे अगर आप अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे भी हैं तो भी आप ये नहीं कह सकते कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, हम सबको एक इमरजेंसी फंड पे काम करना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या है? मिनिमम आपकी जो मंथली इनकम है उसका आपको 6 मंथ्स का लेके चलना चाहिए। सपोज कीजिए आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है, या आप इनकम से नहीं लेना चाहते तो आप एक्सपेंस को पकड़ लीजिए कि मानिए कि आपका मंथली खर्चा 30,000 रुपए का है तो उसका अगले 6 महीने के लिए अगर उसका पैसा हम जोड़े तो करीब 1,80,000 रुपए होता है। तो मिनिमम 6 महीने का एक्सपेंस लेके चले सो दैट कि आपको कोई भी अनवांटेड सिचुएशन को आप हैंडल कर सके। दोस्तों, उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट में भी 2 तरीके हैं, एक है टैक्स सेविंग और दूसरा है बाकी सेविंग्स। तो दोस्तों, टैक्स सेविंग में आप क्या कर सकते हैं, जो मेरा फेवरेट है, जो मैं सबको बोलता हूं कि आपको ईएलएस में जाना चाहिए। ईएलएस क्या होता है? इसमें बेसिकली गवर्नमेंट जो आप देखते हैं हमारे जब हम टैक्स भरते हैं आईटीआर भरते हैं तो 80C में 1.5 लाख की रिबेट है। तो ईएलएस में 3 साल का लॉक इन होता है। ये म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, इसका रिटर्न बहुत अच्छा माना जाता है। इसका 3 साल का लॉक इन है और इसका रिटर्न बाकी जैसे पीपीएफ है या एनपीएस है उनके मुकाबले में काफी अच्छा माना जाता है। तो आप ईएलएस में जा सकते हैं। सेकंड, आप पीपीएफ में भी जा सकते हैं, ये भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है टैक्स सेविंग के लिए। 1.5 लाख की इस पे भी छूट है। सिमिलरली एनपीएस तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं रिटायरमेंट में। दोस्तों, इसके बाद आता है अदर ऑप्शंस जो आप सेविंग के लिए करते हैं, वो आता है म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, म्यूचुअल फंड भी अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में जाने की जरूरत है। आपको एक फाइनेंशियल प्लानर कंसल्ट करना चाहिए जो आपको इसकी राइट गाइडेंस दे, तब आप इसमें करें। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि आप एसआईपी जरूर लें। दोस्तों, एसआईपी अगर आपने ठीक से उसको आपने इन्वेस्ट किया ठीक स्कीम में
और उसको होल्ड किया 10 साल में, तो यकीन मानिए मिनिमम रिटर्न जो है वो 10 से 15% रहता है। अगर आप पीपीएफ लगा ले उसका इंटरेस्ट रेट करीब 8% है, आप एफडी लगा ले उसका 6-6.5% है। तो एसआईपी जरूर कराइए दोस्तों। और अगर उसके बाद आपके पास और भी पैसे हैं तो आप प्रॉपर्टी इज ऑलवेज बी देयर। प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं कि समय के साथ साथ उसके रेट बढ़ते ही हैं, तो वो आपके पास ऑप्शन है ही है दोस्तों। ये सब तो वो इंस्ट्रूमेंट है जो आप शायद पहले करते आ रहे थे या नहीं करते आ रहे थे, उसमें एक दो चीजें आपके लिए नहीं हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है दोस्तों सेकंड इनकम पे काम करने की बहुत जरूरत है। दोस्तों आपने देखा इस सिचुएशन में ना नौकरी का कोई भरोसा ना बिजनेस का, तो सेकंड इनकम क्या हो सकती है। सपोज कीजिए अगर आपके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी है तो उससे रेंटल इनकम चालू कर सकते हैं। सेकेंडली अगर आप जॉब में हैं तो अगर आप 6 बजे 7 बजे घर आ जाते हैं तो उसके बाद आप ट्यूशंस ले सकते हैं। तीसरा आप कुछ ऑनलाइन काम कर सकते हैं किसी तीसरे के लिए, चाहे डेटा एंट्री हो या जो भी। तो आपको सेकंड इनकम पे काम करने की जरूरत है। अगर आपने इन सभी बातों का ध्यान रखा और अपनी सेकंड इनकम पे भी काम किया तो यकीन माने दोस्तों आपका फ्यूचर उतना मतलब आप किसी भी अनवांटेड सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे और आपकी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच।